नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट आतंकी हमले के खिलाफ भारत को मिला कई देशों का साथ। अमेरिका, चीन के बाद अब जापान और फ्रांस ने की निंदा। सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी। अरुणाचल के बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक। गुवाहाटी हाई कोर्ट से स्पीकर नबाम रेबिया को नोटिस, कल होगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने सभी आयुक्तों के लिए मांगा संवैधानिक संरक्षण। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह हो हटाने की प्रक्रिया, विधि आयोग ने की थी सिफारिश। अर्धसैनिक बलों में होंगी 33% महिला, गृह मंत्रालय से मंजूरी। नक्सल अभियान में सीआरपीएफ के महिला कमांडो को शामिल करने का फैसला। और बंदूक कानून पर ओबामा सख्त, हथियार नियंत्रण योजना पेश। विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी, कहा गन लॉबी का बंधक नहीं बनेगा अमेरिका। और खबरें विस्तार से। पठानकोट आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिकी, चीन और अफगानिस्तान के बाद इस मामले में भारत को अब जापान और फ्रांस का भी साथ मिला है। जापान और फ्रांस ने कहा है कि इस वक्त वो भारत सरकार और वहां की जनता के साथ हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद अब पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून पहले ही इस आतंकी हमले की निंदा कर चुके हैं। 6 आतंकियों के मारे जाने के बाद सर्च अभियान आज 5वें दिन भी जारी है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट आतंकी हमले में जांच के साथ निर्णायक कदम उठाने का वादा किया। शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और इसी बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एयरबेस के दौरे के बाद कहा कि हमले में शामिल आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने हथियार और साजो सामान बरामद हुए हैं। पठानकोट में आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने की खबरों के बीच मंगलवार को नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। कोलंबो से ही शरीफ ने इस हमले में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कड़े शब्दों में कहा कि उन तत्वों और समूह के खिलाफ कार्रवाई दिखनी चाहिए जो पठानकोट के हमले में शामिल है। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वायुसेना प्रमुख सुब्रत राहा ने पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। उन्होंने माना कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई। मारे गए आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान के हथियार और साजो सामान बरामद हुए हैं, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के दावों की पुष्टि कर रहे हैं। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम indications that some of the material is made in Pakistan, that's all. बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो। किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। इसके पहले मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जाजुआ से बात की। सोमवार की शाम भारत की ओर से औपचारिक रूप से पाकिस्तान को वो सारे सबूत दिए जा चुके थे जो आतंकी हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी थे। पाकिस्तान ने सूचना की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी की है। इस हमले के बाद 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विदेश सचिवों की बैठक पर भी संशय के बादल बढ़ा रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि दोनों देशों को समग्र द्विपक्षीय वार्ता पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात तय समय पर होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि आतंकवादी हमेशा वार्ता बहाली की गंभीर कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश करते हैं और हमें समग्र वार्ता करनी चाहिए। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी पठानकोट आतंकी हमले की जांच में जुटी है। एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार आज पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस का दौरा करेंगे। मामले को सुलझाने के लिए एनआईए पाकिस्तान की भी मदद लेगी। शरद कुमार ने जांच का काम जल्द पूरा करने का भरोसा जताया है। हमले में शामिल आतंकवादियों की राष्ट्रीयता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब तक जो सबूत मिले हैं वे आतंकवादियों और सीमा पार से उनके परिजनों के बीच हुई बातचीत पर आधारित हैं।
टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए थे, पांचों टेररिस्ट। वो जो टेलीफोन कॉल्स किए गए हैं उनके आधार पे हम कह सकते हैं पाकिस्तान से ही आए। कहाँ से आए ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पता लगेगा कहाँ से आए थे। समय आने पे जो भी हम एविडेंस उनको देंगे और उनसे मदद एक्सपेक्ट करते हैं। पठानकोट आतंकी हमले पर सियासी बयानबाजियां भी जो हैं वो तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने एनडीए सरकार की पाक नीति पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए गैर जिम्मेदारी का इल्जाम लगाया है। पठानकोट में आतंकी हमला खत्म होने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ किस आश्वासन के बाद बातचीत फिर से शुरू की गई। साथ ही कांग्रेस ने 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के लाहौर दौरे के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा भी मांगा है। Dr. Manmohan Singh and the UPA government were clear that it has to be an approach of outcome over optics. That approach has been reversed. It's optics first and outcome later. वहीं कई दूसरे राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान के साथ वार्ता रोकने की मांग की है। ये वार्ता करने का उपयुक्त माहौल नहीं है। हम पार्टी हमारी मांग करती है कि 15 तारीख को जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता है उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। बीजेपी की केंद्र और महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान कभी भी अपने साथ कोई वार्ता नहीं करना चाहता, किसी विषय पे चर्चा करने का उनका कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान का मकसद इतना है कि भारत में अस्थिरता फैला के वो अपनी राजनीति वहाँ के जो नेता लोग हैं जो सत्ता में होते हैं वो करना चाहते हैं, और हमारे सामने में जो लिखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब पठानकोट में सुरक्षा बल आतंकवादियों से लड़ रहे थे उस समय राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस के मित्रों को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की जहां बात होती है वहां पर एक स्वर में एक भावना, और वो भावना राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, और इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होनी। पठानकोट में 3 दिनों के बाद आतंकियों पर काबू पाया जा सका। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान यात्रा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होनी है। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में 14 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। कांग्रेस की बागी विधायक पेमा खांडू और उनके 13 सहयोगियों की ओर से रिट दायर की गई थी। उनकी दलील थी कि स्पीकर नबाम रेबिया ने उनका पक्ष सुने बिना ये फैसला किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 7 जनवरी तय की है। विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। अरुणाचल प्रदेश में पिछले महीने दिसंबर में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने राज्य सरकार की सलाह के बगैर ही विधानसभा का सत्र बुला लिया था। इसमें नबाम रेबिया को हटाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। 47 कांग्रेस विधायकों में से 21 विधायकों ने 11 बीजेपी विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ बाकी कांग्रेस नेता कलिखो पुल को अपना नेता चुन लिया था। हालांकि बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस पूरी कार्यवाही पर फरवरी तक के लिए रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने सभी सदस्यों के लिए समान संवैधानिक संरक्षण की वकालत की है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जादी और कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच मंगलवार को हुई बैठक में ये मांग रखी गई। चुनाव निकाय का कहना है कि 2 चुनाव आयुक्तों को भी पद से हटाने की प्रक्रिया भी मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी ही होनी चाहिए। पीटीआई के मुताबिक कानून मंत्रालय 2 चुनाव आयुक्तों को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342(5) में संशोधन कराएगा। पिछले साल मार्च में विधि आयोग ने चुनाव सुधार पर सौंपी रिपोर्ट में 2 चुनाव आयुक्तों को भी संविधान संरक्षण के दायरे में लाने की सिफारिश की थी। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग लाकर हटाने की व्यवस्था है, लेकिन बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को सीईसी की सिफारिश पर सरकार हटा सकती है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में
33% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी, जबकि सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में आरक्षण सीमा 14 से 15% होगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित समिति की छठी रिपोर्ट में अर्धसैनिक बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। नक्सल विरोधी अभियानों में अब महिला कमांडो भी शामिल होंगी। सीआरपीएफ ने चुनिंदा राज्यों में चलाए जाने वाले नक्सल विरोधी अभियान में करीब 300 महिला कमांडो को तैनात करने का फैसला लिया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के मुताबिक 4 महिला बटालियनों से कुछ चुनी गई कंपनियों को जल्द ही तैयारी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद महिला दस्ते को अंतिम तैनाती के लिए भेजा जाएगा। हाल ही में आईटीबीपी ने भी भारत चीन सीमा पर महिला कर्मियों को पूरी तरह मुकाबले की भूमिका में तैयार करने की घोषणा की थी। सरकारी कर्मचारी जिनके बच्चे थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, उन्हें केंद्र सरकार ने राहत प्रदान की है। ऐसे कर्मचारियों को अब तबादले से छूट मिलेगी। साथ ही तबादले से इनकार करने पर उनसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भी नहीं कहा जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस नए नियम की घोषणा की है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस सिलसिले में विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ विकलांगता के पहलू की जांच कर नए नियम बनाए हैं। कार्मिक विभाग का यह मानना है कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त बच्चे को नियमित देखभाल की जरूरत होती है और इसे देखते हुए थैलेसीमिया और हीमोफीलिया को विकलांग की श्रेणी में रखने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल दृष्टिहीन, मानसिक बीमारी और ऑटिज्म ग्रस्त बच्चे वाले कर्मचारियों को तबादले से छूट मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही दिल्ली आने वाले ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। वहीं कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने की अवधि 1 महीने बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी है। साथ ही केंद्र सरकार को भी 31 मार्च तक 104 नए सीएनजी गैस स्टेशन बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल इंजन गाड़ियों के पंजीकरण पर लगी रोक को बरकरार रखा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से होकर गुजरने वाले कमर्शियल ट्रकों को भी अब दूसरे राजमार्गों से जाना होगा। हम चाहते हैं कि हर बॉर्डर पर बहुत निगरानी हो और बहुत हर ट्रक वाले से ये पूछा जाए कि आपका दिल्ली में काम है, क्या काम है, और अगर काम है और वो कागज दिखा सकते हैं कि काम है, तभी उनको दिल्ली में एंट्री मिलनी चाहिए। छोटी डीजल कारों पर भी सख्त रुख दिखाते हुए कोर्ट ने भविष्य में पॉल्यूशन टैक्स लगाए जाने का इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्यों नहीं 5 साल से पुराने डीजल वाहनों को बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि ये जो व्यापार जो है वो सेकेंडरी है, जनता की सेहत जो है वो पहली है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये इस तरह के जो है वो व्यवस्था करना चाह रहा है ताकि अच्छे कानून प्रेसिडेंट सेट हों और जनता की सेहत को जो है वो सर्वोपरि रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट एसयूवी निर्माता कंपनियों महिंद्रा, टोयोटा और मर्सिडीज की याचिका पर बाद में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन कंपनियों से पूछा है कि वो साबित करें कि कैसे उनके वाहनों से प्रदूषण नहीं फैलता। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली की सड़कों पर सम विषम नियम के पालन में जनता पूरा सहयोग कर रही है। नियम लागू होने के बाद 2 लाख अतिरिक्त यात्री मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को 40 लाख से ज्यादा लोगों ने डीटीसी बसों पर सफर किया। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कल राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय की। सम विषम नियम के अब तक सफल होने के लिए ऐसी तस्वीरों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बताती हैं इस नियम को सफल बनाने में न सिर्फ आम जनता का सहयोग, बल्कि मंत्री से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक अपना योगदान दे रहे हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जस्टिस ए.के. सीकरी के साथ कारपूल किया। सोमवार को चीफ जस्टिस सीकरी की इवन नंबर में आए थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या इस नियम की वजह से जनता को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है।
हमने जो है 32 लाख, अभी की जो हमारी क्षमता है 32 लाख लोगों को मेट्रो कैरी ऑन करने के लिए तैयार है। और ये जो है 28 लाख का एवरेज है और 28 लाख तक की यात्रा कल हुई है। डीएमआरसी के मुताबिक 1 जनवरी से मेट्रो रोज करीब 70 फेरे ज्यादा लगा रही है, यानी 15 जनवरी तक मेट्रो करीब 365 फेरे ज्यादा लगाएगी। डीएमआरसी के मुताबिक 4 जनवरी को करीब 28,19,657 लोगों ने मेट्रो से सफर किया था। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाने के बाद जनता को भी काफी सहूलियत मिल रही है। फ्रीक्वेंसी अच्छा हुआ है, भीड़ तो ऑलमोस्ट वही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब कोई परेशानी ऐसी नहीं है कि ऑड इवन होने से मेट्रो में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल खत्म है, बहुत कम हो गया ट्रैफिक और बहुत बढ़िया किया, ये डन ए वेरी गुड थिंग। सम विषम नियम के लागू होने से ट्रैफिक की समस्या से तो निजात मिल गई है, लेकिन जिस मकसद को लेकर इस नियम को बनाया गया है, यानी प्रदूषण में कमी, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ऑड इवन नियम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोड़ तो दे दिया, लेकिन अब जनता यही उम्मीद लगा के बैठी है कि ये तोड़ सिर्फ 15 दिन तक के लिए ही नहीं बल्कि एक लंबे समय तक दिया जाए तो बेहतर होगा। कैमरा पर्सन और निर्बान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ बयान दर्ज करवाया। उनके अलावा उनकी तरफ से गवाह के रूप में रजत शर्मा ने भी अपने बयान दर्ज करवाए। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को डीडीसीए मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया। पटियाला हाउस अदालत में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। अरुण जेटली ने डीडीसीए अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता से इनकार किया। This was a criminal defamation complaint and complainant Shri Arun Jaitley ji, he recorded his statement, he produced all the evidence whereby these accused had made certain false and defamatory statements. अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष, राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि जेटली के कार्यकाल के दौरान डीडीसीए में कई घोटाले हुए। डीडीसीए मामले में अरुण जेटली ने दीवानी और फौजदारी के 2 मामले दर्ज करवाए हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दीवानी और पटियाला हाउस कोर्ट में फौजदारी का मामला दर्ज करवाया है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाया है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में गिरावट से सरकार को हुई बचत के पैसों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं में लगाया जा रहा है। भारत के लिए टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार का जोर आधारभूत संरचनाओं में निवेश पर है। उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी से सरकार को राजस्व की काफी बचत हुई है, जिसका इस्तेमाल इन परियोजनाओं में किया जाएगा। As a result of enhanced public investment, even private sector players who had got bogged down in their disputes with the highway authorities have now re-entered the field back. And a positive response is clearly visible. वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में आधारभूत संरचनाओं पर सबसे ज्यादा जोर होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे जल्द ही 400 स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए बोली आमंत्रित करेगी। The budget has provided them with extra resources. They've collected some money from tax-free bonds. They intend mobilizing international investment. The LIC has made a lot of long-term capital available to them. And that's an area in which directionally I think they are now moving on to the right track. गौरतलब है कि मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने सार्वजनिक व्यय के लिए 1025 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से 70,000 करोड़ रुपए रोड और रेलवे में निवेश किए गए थे। जानकारों का मानना है कि आगामी बजट में सरकार का जोर आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाने पर हो सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पटेल आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल की जमानत याचिका पर आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को हार्दिक पटेल के खिलाफ 8 जनवरी तक चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। उन पर आंदोलनकारियों को पुलिसकर्मियों की हत्या और हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। गुजरात पुलिस ने हार्दिक पटेल के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में मामला दर्ज किया था। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंका की जेल में कैद तमिल मछुआरों की तुरंत रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके लिए जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये अपील की है कि केंद्र सरकार 104 तमिल मछुआरों की रिहाई और उनकी 66 नाव को छुड़ाने के सिलसिले में श्रीलंका सरकार से बातचीत करे। कल श्रीलंका की नौसेना ने 12 तमिल मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले हफ्ते पोंगल के त्योहार को देखते हुए स्थानीय तमिल मछुआरों ने भी सरकार से मछुआरों की तुरंत रिहाई करवाने की मांग की है। श्रीलंका और भारत लंबे समय से मछुआरों के मुद्दे को हल करने की कवायद में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच फरवरी के पहले हफ्ते में इस मुद्दे पर बैठक होनी है। नेपाल में जारी मधेसी संकट से निपटने के लिए देश के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल और मधेसी फ्रंट ने एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल आपसी मतभेदों को कम करके एक सामान्य हल निकालने की कोशिश करेगा। नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन CPN-UML और CPN माओवादी मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस और प्रदर्शनकारी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट ने 2 दिन पहले इस बारे में काठमांडू में प्रधानमंत्री के आवास पर बातचीत की थी। नेपाल में मधेसी देश के नए संविधान में बराबर की भागीदारी और प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर कोरिया में रिक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए। ये झटके उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण वाली जगह पुनगेरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर जमीन के 10 किलोमीटर भीतर दर्ज किया गया। हालांकि जापान और दक्षिण कोरिया ने परमाणु परीक्षण की वजह से भूकंप की आशंका जताई है। जापानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये भूकंप प्राकृतिक वजह से नहीं है और उत्तर कोरिया के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए परमाणु परीक्षण किए जाने की आशंका जताई है। माना जाता है कि 2006 से लेकर अब तक उत्तर कोरिया ने पुनगेरी परीक्षण स्थल में 3 बार भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 政府としては過去の事例を踏まえて北朝鮮による核実験の可能性もあるので関係省庁幹部官邸に緊急させるとともに北朝鮮関連情報に関する情報連絡室をसऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनीतिक संकट मंगलवार को और गहरा गया। कुवैत ने भी अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया। तेहरान में सऊदी दूतावास पर हमले के बाद सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्ते पहले ही खत्म कर चुके हैं। हालांकि सऊदी अरब ने कहा है कि द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव का असर सीरिया शांति वार्ता पर नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब के शीर्ष शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद शुरू हुआ तनाव कम होता नहीं दिख रहा। कुवैत ने भी तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है तो बहरीन ने ईरान के लिए हवाई सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं सऊदी अरब ने अब ईरान के साथ व्यापार और हवाई सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि सऊदी अरब ने कहा है कि वो सीरिया और यमन की शांति वार्ताओं से अलग नहीं होगा। From our side, it should have no effect because we will continue to work very hard towards supporting the peace efforts in Syria, in Yemen, wherever there might be a need for that. How is that going to affect the behavior of Iran? We do not know. ईरान ने राजनयिक संबंध खत्म करने के सऊदी फैसले की आलोचना की है। इस बीच तनाव खत्म करने के लिए अरब लीग ने रविवार को आपात बैठक बुलाई है। अमेरिका और तुर्की भी दोनों देशों से तनाव खत्म करने की अपील कर चुके हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव का असर सीरिया शांति वार्ता पर नहीं पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि सीरिया और यमन पर वार्ता तय समय पर होगी। At present, the mid-January talks are still on schedule, so it's still on the schedule that these would begin on the 14th of January, but the location is to be determined.
शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कल भी जारी रहे। बहरीन में लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध जताया तो इराक में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी दूतावास बंद करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जल्द बंदूक नियंत्रण पहल शुरू करने की बात कही है, जिसके तहत बंदूक की बिक्री और उसके इस्तेमाल के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। बराक ओबामा ने कहा कि इस दिशा में किए गए उपाय हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार के अनुकूल होंगे। अमेरिका में गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं पर भावुक बराक ओबामा ने बंदूकों पर नियंत्रण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोमवार को देश के सामने हथियार नियंत्रण पर अपनी सरकार की योजना रखी। Anybody in the business of selling firearms must get a license and conduct background checks or be subject to criminal prosecutions. It doesn't matter whether you're doing it over the internet or at a gun show. It's not where you do it, but what you do. ओबामा ने गन लॉबिंग करने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने हथियार संबंधित कानून की दिशा में असफल रहने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। So the gun lobby may be holding Congress hostage right now, but they cannot hold America hostage. We do not have to accept this carnage as the price of freedom. बराक ओबामा के इस प्लान पर अमेरिका के बंदूक विक्रेताओं ने सवाल उठाए हैं। No, I don't think it's going to be effective. You know, we have two of the most restrictive states in the country, Illinois and California. They even register guns in California. I think they register them in Illinois. दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अक्टूबर में ओरेगन प्रांत के एक कॉलेज में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चीन में इस समय हार्बिन स्नो फेस्टिवल चल रहा है, जहां हर कलाकृति बर्फ से बनी हुई है और रंग बिरंगी रोशनी इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देती है। आइए आपको ले चलते हैं बर्फ से बने शहर की सैर पर। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट आतंकी हमले के खिलाफ भारत को मिला कई देशों का साथ। अमेरिका, चीन के बाद अब जापान और फ्रांस ने की निंदा। एनआईए जांच में पाकिस्तान से लेगी मदद। अरुणाचल के बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक। गुवाहाटी हाई कोर्ट से स्पीकर नबाम रेबिया को नोटिस, कल होगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने सभी आयुक्तों के लिए मांगा संवैधानिक संरक्षण। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह हो हटाने की प्रक्रिया, विधि आयोग ने की थी सिफारिश। अर्धसैनिक बलों में होगी 33% महिला, गृह मंत्रालय से मंजूरी। नक्सल अभियान में सीआरपीएफ के महिला कमांडो को शामिल करने का फैसला। बंदूक कानून पर ओबामा सख्त हथियार नियंत्रण योजना पेश। विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी, कहा गन लॉबी का बंधक नहीं बनेगा अमेरिका।